सिंप्लीफिकेशन कहें या हम अलजेब्रा कहें, जिससे भी कहें, तो आपका सिंप्लीफिकेशन से है। कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3 प्लस 18 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3। आपको सॉल्व करना है इसको। अब देखो √5 प्लस √3, रूट वाली संख्याएं दिखे, आपका सीधा सा मंत्र यानी ब्रह्मास्त्र होना चाहिए कि आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन यानी परमेयीकरण। परमेयीकरण क्या होता है कि अगर a प्लस बी √b लिखा है या √a प्लस √b लिखा है, तो आप अंशहर में अगर √a और यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे यानी माइनस √b से गुणा कर देंगे अंशहर में, तो ये कहलाता है रेशनलाइजेशन, यानी कि आपको रूट को खत्म करना है। अब √a प्लस √b का अगर स्क्वायर करेंगे तब तो रूट खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है a स्क्वायर पे a का रूट खत्म हो जाएगा, b स्क्वायर पे b का, और प्लस 2 इंटू ab यानी 2√a इंटू √b, यहाँ पे रूट आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अलग अलग बना पाते हैं तो तभी आपका रूट खत्म होगा। रूट खत्म क्यों करते हैं, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। और रूट कब खत्म होगा, ये ऐसा फॉर्म कब बनेगा, जब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनाएंगे। यानी अगर हमारे पास a प्लस बी है तो हम a माइनस बी से गुणा करेंगे, और a माइनस बी है तो a प्लस बी से गुणा करेंगे। शायद आपको ये पता भी रहा हो, अगर नहीं पता था तो आज पता चल गया। तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, आपको पता है यहाँ पे √5, पहले वाले में √5 माइनस √3 से, यानी 12 इंटू √5 माइनस √3, और अपान नीचे √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3, यानी √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, और प्लस 18 इंटू √5 माइनस √3 है नीचे, तो √5 प्लस √3 से गुणा करेंगे, यानी √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई आपका यही बन जाएगा √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3, यानी √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब ये हो गया 12 टाइम्स ऑफ √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, और हर बराबर 5 माइनस 3, 2 इधर भी 2 इधर भी, और प्लस 18 टाइम्स ऑफ √5 प्लस √3 बटे 2। आपको पता है हर बराबर, तो अंश को 1 में कर लो। अब 2 से काट दो, 2 से काटोगे 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे 6√5 प्लस 9√5 यानी 15√5, 15√5, और माइनस 6√3 प्लस 9√3 यानी कि प्लस 3√3। अब यहाँ पे कॉमन क्या लोगे आप कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पे 3, तो 3 कॉमन लोगे तो आपका आएगा 5√5 प्लस √3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5√5 प्लस √3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया बी। समझ आ गया। तो रेशनलाइज करने के बाद आप देखिए यहाँ पे 6 गुणा होगा 6√5 आएगा, और प्लस 9√5 यानी 15√5, और माइनस 6√3 और प्लस 9√3 यानी कि प्लस 3√3। तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यानी 3 टाइम्स ऑफ 5√5 प्लस √3 आपका आंसर हो गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि 9997 मल्टीप्लाइड बाई 1,000 इंटू 3 मतलब और 3। कहा गया 9997 को गुणा करना है 10,003 में, यानी कि 9997 को मल्टीप्लाई करना है 10,003 में। अब देखो आप गुणा करने जाओगे तो वैसे भी समय लग जाएगा। आपको क्या करना है, आप यूनिट डिजिट पहले चेक कर लिया करो। तो 7 या 21 सब में यूनिट डिजिट 1 है। अगर सब में यूनिट डिजिट 1 ना होता, किसी एक में होता तो वही 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे सब में यूनिट डिजिट 1 दे दिया गया। तो आपको क्या करना है, आप 9,997 को क्या लिख सकते हैं 10,000 माइनस 3, 10,000 माइनस 3, और ऐसे 1,003 को क्या लिख सकते हैं 10,000 प्लस 3, 10,003 को 10,000 प्लस 3, और 9,997 को 10,000 माइनस 3। a माइनस बी, a प्लस बी यानी a स्क्वायर, यानी 1 2 3 4 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब 1 के बाद 4 जीरो का स्क्वायर करोगे तो 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे 8 जीरो, 5 6 7 8 में से 9 घटेगा। अब 1 के बाद 8 जीरो में से 9 घटाओगे तो आपका 9 9 9, इनके सबकी जगह पे 9 9 9 9, 8 बार 9 आएगा, मतलब 7 बार 9 आएगा, 7 बार आपका 9 आएगा। उसके बाद 10 में से 9 जाएगा 1, यानी कि आपका 7 बार 9 इंटू 1, तो 7 बार 9 इंटू 1 यानी कि 7 बार 9 उसके बाद 1 इंटू बार बार मुंह से निकल जा रहा है, यानी 7 बार 9 और मतलब 1 लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन क्या करने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बेसिकली आपका एक फार्मूला चेक करने के लिए दिए जाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कुछ नहीं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको a माइनस बी में तोड़ना है, इसको a प्लस बी में मतलब फार्मूला लगा देते तो आपके पास 10,000 का स्क्वायर माइनस 9 बचेगा। 10,000 का स्क्वायर करोगे, 10,000 में 4 जीरो, तो 4 जीरो का स्क्वायर करोगे तो 8 जीरो बन जाएगा, यानी 1 के बाद 8 जीरो माइनस 9। यहाँ पे 9 अंक है, 9 अंक जब 9 घटाएंगे तो 8 अंक बचेंगे, तो 8 अंक जोड़ लीजिएगा, किसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ गया। ठीक है। चलो ये प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया ये नंबर ऑफ फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो ऑन पिकनिक एंड प्लान टू स्पेंड Rs108 ऑन ईटेबल्स। ठीक है, मैंने पढ़ना शुरू करा ईटेबल्स। ठीक है। कहा गया कि कुछ दोस्त पिकनिक पे जाने का फैसला करते हैं और उन्होंने 108 रुपये
खाने पे, ईटेबल बोले तो खाने पे खर्च करने को सोचा। वहाँ पे पोर्टेबल होना चाहिए या इडिबल होना चाहिए, ईटेबल यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, ये भी सही है लेकिन मतलब अगर मॉडर्न इंग्लिश लिखेंगे तो इडिबल लिखेंगे, EDIVLE, इडिबल मीन्स होता है खाने योग्य। कहा गया कि कुछ दोस्त पिकनिक पे जाने का फैसला करते और 108 रुपये खर्च करने का फैसला करते। कहा गया 3 ऑफ देम हाउएवर डिड नॉट टर्न अप, यानी टर्न अप मतलब गए, यानी प्लान जो बना था उसमें भाग नहीं लिया। कितने लोगों ने? 3 लोगों ने। कहा गया एज ए कॉन्सिक्वेंस ईच वन ऑफ द रिमेनिंग हैड टू कंट्रीब्यूट RS3 एक्स्ट्रा, द नंबर ऑफ देम हु अटेंडेड द पिकनिक वाच। कहा गया कि देखो क्वेश्चन को समझिए। कहा गया कुछ दोस्त पिकनिक पे जाने का फैसला करते हैं और खाने पे 108 रुपये खर्चा होना है उनका, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो X लोगों ने फैसला किया, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर X लोगों ने फैसला किया और एक जन N रुपये खर्च करते तो आपको पता है 108 रुपये खर्च होने थे, ठीक है। अब कहा गया कि उसमें से 3 लोग गए नहीं, यानी X में से 3 लोग नहीं गए, यानी गए कितने लोग? X-3। और कहा गया परिणाम स्वरूप जो बचे हुए थे यानी X-3 को N रुपये न खर्च करके N रुपये से 3 रुपये ज़्यादा देना पड़ा। यानी अब ये जो X-3 लोग हैं वो N+3 रुपये लगाते हैं और आपका पैसा अभी भी उतना ही लग रहा है, यानी कि समझ रहे हो, यानी कि 108 रुपये ही खर्च करने थे खाने पे उन्होंने। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये मानना पड़ेगा कि अगर 3 लोग नहीं भी जाते हैं तब भी खाने पे उतना ही खर्चा हुआ। अब आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। X लोग जाते हैं, N रुपये प्रत्येक लोग खर्च करते हैं तो 108 रुपये खर्च होते हैं, और अगर X-3 लोग जाते हैं तो N+3 रुपये खर्च करना पड़ता है, यानी कि 108 रुपये बनाने के लिए X-3 लोगों को N+3 रुपये खर्च करना पड़ता है। अब आपको दिया गया X × N बराबर 108 और X-3 × N+3 बराबर 108। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है कि पिकनिक में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, यानी पिकनिक पे कितने लोग गए। पिकनिक पे हमने माना कितना था? N लोग गए, और यहाँ पे X लोग गए, हमने माना था X लोग गए, और अभी X-3। अब आप एक चीज़ बताइए, आपको ये मान के चलना है कि उन्होंने कितना रुपया खर्चा करा। वो जो रुपया खर्चा करते थे पहले, एक जन जो रुपया खर्चा करते थे वो इंटीजर होता था, इंटीजर मान के चलेंगे। जो N हमने लिया है वो इंटीजर, ये मानना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट अदरवाइज हो जाएगा। यानी कि अगर X लोग जाते हैं और N रुपये खर्च करते हैं तो 108 रुपये खर्च होते हैं। और अब कहा गया X-3 लोग जाते हैं और N+3 रुपया खर्चा करना पड़ता है 108। यानी कि ध्यान से देखिएगा, यानी कि X और N की जो भी वैल्यूज होंगी, X में 3 जोड़ने पे, X में से 3 घटाने पे और N में 3 जोड़ने पे, यानी X और N दोनों 108 के फैक्टर हैं ही, और X में 3 घटाने पे और N में 3 जोड़ने पे ये भी 108 के फैक्टर हो जा रहे हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि X-3 और N+3 भी आपके फैक्टर हैं 108 के, और X और N भी हैं। तो आप देखिए कि X-3 की कौन सी वैल्यू ऐसी है जो 108 का फैक्टर है। तो देखिए X-3 अगर आप 6 रखेंगे तब भी कट जाएगा, 9 रखेंगे तब भी कट जाएगा, 12 रखेंगे तो भी कट जाएगा, 15 रखेंगे तो नहीं कटेगा, यानी ये तो वैल्यू नहीं हो सकती। यानी अब आपके पास आ गई कि X-3 की वैल्यू, X-3 की जो भी वैल्यू होगी वो 108 को काटेगी, तभी देखो, क्योंकि 108 को X-3 और N+3 के गुणनफल के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो यानी कि X-3 N+3 दोनों किसके फैक्टर हैं? 108 के। अब यानी X-3 की जगह पे आपसे पूछा गया कितने लोग पार्टी में गए कितने लोग? X-3, तो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे रखेंगे। अब देखो, अगर हम मान लेते हैं कि X-3 बराबर 6 तो X बराबर कितना आ जाएगा? 9, X बराबर 9 हो जाएगा। अगर X-3 बराबर 6, इस ऑप्शन को चेक करिए, X-3 बराबर 6 तो X बराबर 9, 9 यहाँ रखेंगे तो N बराबर कितना आ जाएगा? 12। अब यहाँ पे रखो तो 9 में से 3 जाएगा 6 इंटू 12 3 15, 15 गुणे 6 108 होगा? नहीं, यानी 6 भी नहीं हो सकता। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। अब आप 9 रखोगे, 9 अगर रखोगे तो आपको हो गया X-3 बराबर 9, यानी X बराबर 12। अब अगर X बराबर 12 हो गया तो यहाँ से N बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। अब N बराबर 9, अब आप यहाँ पे चेक करके देख लो, X बराबर 12 यानी ये 9 हो गया, गुड़े यहाँ पे N बराबर 9 तो 9 3 12, यानी 9 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 108, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका X-3 बराबर कितना हो गया? 9, यानी कितने लोग पार्टी में गए? 9 लोग। समझिएगा फिर से, अच्छा प्रश्न है। देखो, आपने कहा कि X लोग जाते हैं, N रुपये खर्च करते हैं, X × N बराबर 108, और आपने कहा अगर 3 लोग नहीं जाते यानी X-3 लोग जाते हैं तो N+3 एक जन को खर्चा करना पड़ता है, यानी X-3 × N+3 बराबर 108। अब ये क्वेश्चन में आपको मान लेना पड़ेगा कि बराबर ही रुपए खर्च होते हैं, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। अब देखो, अगर आपसे पूछा गया कि कितने लोग पिकनिक पे गए, यानी X-3 की वैल्यू पूछी गई, आपको पता है X, N, X-3 और N+3 सारे 108 के फैक्टर हैं।
तो x-3 अगर 15 हो जाएगा तो 15 फैक्टर है नहीं। अब आप 6 चेक करोगे, 6 भी 6 पे सेटिस्फाई हो नहीं रही वैल्यू। अगर आप x-3 बराबर 9 रखते हो तो यानी x बराबर 12 हो जाएगा, x बराबर 12 तो n बराबर 9 हो गया। अब यहाँ पे रख के सेटिस्फाई कर लो, तो 12 में से 3 जाएगा 9 और 9 3 12, यानी 9 गुणे 12 108 हो गया। यानी कि कितने लोग गए पार्टी पे? 9 लोग। और तरीके हैं करने के, लेकिन हम इस तरीके से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, कहा गया द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द कोसेंट इज 16 द डिविडेंड इज। कहा गया कि भाजक भागफल का 25 गुना और शेष का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो लाभांश है, यहाँ पे कर दीजिएगा भाज्य है, तो भाज्य है यानी जिसको भाग देना है वो कितना है। देखो भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक आपको दिया गया कि यानी कि डिवाइजर जो है वो कितना है? 25 गुना है कोशेंट का, और आपको दिया गया 5 गुना है रिमाइंडर का। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपको दिया गया भागफल 16 है। भागफल अगर 16 हो गया तो डिवाइजर कितना हो गया? 25 गुणे 16 यानी कि 400। और आपको पता है कि 25 इंटू 16 बराबर 5 इंटू आर, यानी कि हम कह सकते हैं आर बराबर हो जाएगा 5 क्यू, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5 क्यू, क्योंकि वैल्यू 16 है, तो यानी आर बराबर हो गया 80। यानी 400 से किसी संख्या को भाग देने पे भागफल 16 आता है और शेषफल 80 बचता है, तो संख्या क्या हो जाएगी? यानी कि 400 से भाग दिया गया और हमारा भागफल कितना आया? 16 आया और शेषफल बचा 80। तो आपकी संख्या n बराबर होती है डिवाइजर 400 इंटू कोसेंट यानी कि भागफल 16 धन रिमाइंडर यानी कि प्लस रिमाइंडर यानी कि 80। तो ये कितना हो गया? 16 गुणे 400 6400 और 80 जोड़ देंगे तो 6480 हमारी संख्या हो गई। यानी कि संख्या कितनी हो गई? 6480। संख्या कितनी हो गई? 6480, क्योंकि नंबर बराबर होती है डिवाइजर इंटू कोशेंट धन रिमाइंडर, यानी कि संख्या बराबर होती है मतलब भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। समझ आ गया? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्या है? कहा गया 5 men and 2 women working together can do 4 times as much as work per hour as a man and a woman together। यानी कि 5 आदमी और 2 औरतें अगर कार्य करती हैं तो कितना कार्य कर देती हैं? 4 गुना ज़्यादा कार्य करती हैं। किसका? एक आदमी और एक महिला के द्वारा किया जाने वाले कार्य का। देखिए कहा गया कि अगर एक साथ काम करने पे 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक पुरुष और एक महिला के द्वारा किए गए कार्य का 4 गुना काम करते हैं, तो आपसे कहा गया एक पुरुष और एक महिला द्वारा किया गया कार्य अनुपात में कितना होना चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, यानी कि 5 men प्लस 2 वुमेन, 5 men प्लस 2 वीमेन बराबर 4 men प्लस 4 वीमेन, यानी आपका हो गया 1 men बराबर 4 वीमेन माइनस 2 वीमेन यानी कि 2 वीमेन। यानी एक आदमी 2 औरतों के बराबर कार्य करता है, यानी एक औरत अगर एक कार्य करती है तो पुरुष 2 कार्य करता है, यानी कि इनकी इफिशियंसी का अनुपात कितना हो जाएगा? यानी इनके द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 2:1। यानी आदमी अगर 2 कार्य करता है तो औरत कितना कार्य करती है? 1, यानी अनुपात कितना हो गया? 2:1। समझ आ गया? अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, इजी लग सकते हैं क्योंकि यही लेवल है आपके एग्जाम का, इससे एक लेवल बिलो भी हो सकता है, अप नहीं जाएगा। कहा गया सम कारपेंटर्स प्रॉमिस्ड टू डू अ जॉब इन 9 days बट 5 of them वर absent and remaining men were absent and remaining men did the job in 12 days। यहाँ पे करिएगा remaining men, यहाँ से करिएगा and रिमेनिंग मैन डिड द जॉब इन 12 days। द ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर्स वाज। कहा गया कुछ बढ़ई ने 9 दिनों में कार्य करने का वादा किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित थे। शेष पुरुषों ने 12 दिनों में नौकरी खत्म करी, यानी काम खत्म करा। तो कहा गया बढ़इयों की मूल संख्या कितनी थी, यानी मूल संख्या बोले तो ओरिजिन में कितने लोग थे। हम मान लेते हैं n बढ़ई थे, अगर 9 दिन में कार्य करते हैं तो n इंटू 9 टोटल वर्क हो गया। अब कहा गया 5 लोग अनुपस्थित थे, यानी n में से 5 कम थे, यानी n-5 थे। और कहा गया शेष लोगों ने मिलकर 12 दिन में कार्य कर लिया, यानी n-5 आदमी 12 दिन में कार्य करते हैं। तो आपको पता है पहले आदमी m1 d1 बराबर m2 d2 बराबर कर दीजिए, यानी m1 d1 बराबर m2 d2। 3 तियाँ 9, 3 चौको 12, यानी कि हो गया 3n इज इक्वल टू 4n-20। तो यहाँ पे आप रख लीजिए 3n को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी 4n-3n यानी n बराबर 20। यानी आदमियों की संख्या कितनी थी शुरू में? 20। समझ आ गया? तो आपको दोनों क्वेश्चन बड़े इजी दिखे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है? अच्छा, कुछ लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लिया करो जल्दी से। हम 35-40 हज़ार 50 हज़ार पहुँचे, थोड़ा मेंबर्स ग्रोथ हो तो और मन लगेगा। वैसे भी मन कम नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कष्ट करें, इतना शेयर कर दिया करें और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। घर में जितने फ़ोन है, जितने लोग पढ़ रहे हैं, आपके यार दोस्त चुपके से सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है?
मारपीट ना करें, बस छीन के सब्सक्राइब कर दिया करें। कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज ऑन RS1500 फॉर 3 years इज RS13.50। द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इज। कहा गया 3 साल के लिए 1500 रुपये पे 2 अलग अलग स्रोतों द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 13 रुपये 50 पैसे है। तो कहा गया उनकी ब्याज दरों के बीच का अंतर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया 3 साल के लिए अंतर कितना आया 13 रुपये 50 पैसे, यानी 1 साल का अंतर कितना होगा 4 रुपये 50 पैसे, यानी 1 साल का अंतर 2 स्रोतों से 4 रुपये 50 पैसे होगा। अब 4 रुपये 50 पैसे अगर ब्याज में अंतर आता है तो देख लो कितना प्रतिशत, यानी कि अगर एक R% था, एक कैपिटल R% था, तो इन दोनों का जो अंतर होगा यानी R% माइनस R%, इतना ही डिफरेंस आया होगा 1 साल में। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट पे जितना रेट में डिफरेंस रहा होगा उतना परसेंट आप निकाल दीजिए मूलधन का, तो उतना ही रुपया डिफरेंस आएगा। यानी कि 1500 रुपये पे अगर आपका 4.5 रुपये अंतर आता है तो 1500 का कितना प्रतिशत है 4.5, यानी कि 0.3%। 0.3%, यानी कि जो ये 0.3% उसमें रुपए में अंतर आ रहा है, अगर हम प्रतिशत में निकालें तो 0.3%, और अगर हम मतलब रुपए में बात करें तो 4.5 रुपये का अंतर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले रेट कैपिटल R मान लो थी, तो अभी रेट कितनी है स्मॉल R, यानी R माइनस R% आपका आया है 0.3%। और यही पूछा गया था कि ब्याज दरों के बीच का अंतर यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r कितना आ गया 0.3%। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा क्या गया कि ये सम ऑफ RS 10,000 इज लेंट पार्सली एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10% पर एनम इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%, द टू पार्ट्स आर। अब इसको आप सिंपल इंटरेस्ट से करना चाहें उससे करें, आप अगर इसको मिक्सचर एलिगेशन से करना चाहें तो उससे करें। हम मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं। देखो कहा गया कि 8% पे कुछ धन संयोजित करा गया, 10% पे कुछ, और रिजल्टेंट आया 9.2%। अब आपको क्या करना है, 9.2 में से 8 को घटाना है। मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ एरो। देखो 9.2% में से 8 को घटाना है, 10 में से 9.2 को, तो 10 में से 9.2 घटाएंगे 0.8 आएगा, और 9.2 में से 8% घटाएंगे यानी 1.2 आएगा। 0.4 से काट दो तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। यानी आपका जो 8% पे दर दिया, मतलब जो धन दिए गए हैं 8% पे और 10% पे, तो इनके बीच का जो अनुपात आएगा वो 2:3। यानी कि अगर 8% पे 2 धन दिया गया तो 10% पे 3 धन दिया गया। आपसे पूछा गया दोनों भाग, यानी कि अगर हम बात करें तो 8% पे 2 रुपये दिए गए होते तो 10% पे 3 रुपये, यानी 2, 3, 5 रुपये अगर दिए गए होते तो 8% पे 2 रुपये और 10% पे 3 रुपये दिए गए होते। लेकिन क्या आपका 5 रुपया दिया गया? नहीं, 5 बराबर आपको दिया गया 10,000। 5 बराबर 10,000 यानी इसका 2000 गुना, तो भाग भी 2000 गुना हो जाएंगे। यानी पहला भाग 2 का 2000 गुना यानी 4000, और दूसरा भाग 3 का 2000 गुना यानी कि 6000। तो दोनों भाग आ गए 4000 और 6000। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक प्रश्न और लो, बहुत सिंपल सा, मेंसुरेशन का है या परसेंटेज का, जिसका कहना है कह लो। कहा गया ड्यू टू इंक्रीज ऑफ K% इन द साइड द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 69%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। देखो कहा गया कि वर्ग की भुजाओं में K% की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाती है। K का मान क्या? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं वर्ग की भुजा में वृद्धि करता हूं तो आपका वर्ग का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 2 सक्सेसिव अगर X% की वृद्धि करें या हम कहें वर्ग की भुजा में वृद्धि X% की हो रही है तो आपका रिजल्टेंट समान होगा। यानी कि अगर हम कहें X% की 2 क्रमागत वृद्धियां करी जाती हैं और रिजल्टेंट आपका 69% होता है तो आपसे इसी X की वैल्यू पूछी गई। तो यहाँ पे X बराबर K दिया गया, तो यानी K% की 2 सक्सेसिव। तो अगर K% की 2 सक्सेसिव होती है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? K प्लस K और प्लस K² बाई 100, क्योंकि X% और Y% का सक्सेसिव जो इंक्रीमेंट होता है वो रिजल्टेंट कितना होता है? X प्लस वाई प्लस XY बाई 100, और अगर डिक्रीज होता है तो X प्लस वाई माइनस XY बाई 100। अब यहाँ पे ये बराबर आपको दिया गया 69। अब आप देखिए, आप क्या एक काम करिए, आप क्या K² को सॉल्व करने जाओगे या इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे? नहीं, ऑप्शन में आना है। आप देखिए, आप क्या काम करिए कि 30 रखिए, तो K बराबर अगर 30 हो जाएगा तो 30, 30, 60 और 30 का स्क्वायर 900 में 100 से भाग करेंगे तो 9, तो 30, 30, 60, 9, 69, 69 बराबर 69, यानी K की वैल्यू आ गई 30%। समझ आ गया। या आप ऐसे करें या आप ऐसे करें। देखो ऑप्शन पे आओ कि अगर हम पहले भुजा माने कि कितनी थी? 100 थी, अभी कितनी हो गई? 100 प्लस K हो गई।
और हमारा इसके कारण इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 69% का, यानी पहले एरिया अगर 10,000 थी तो अभी कितने की हो जा रही है 6900 की वृद्धि हो जा रही है। अब वृद्धि निकाल लो, पहले भुजा 100 थी तो इसका स्क्वायर इतना एरिया रहा और अभी कितना हो गया 100 + k का होल स्क्वायर, यानी पहले था 100 का स्क्वायर, अभी था 100 + k का होल स्क्वायर। अब यानी कि घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा a² - b², a + b 200 + k इंटू a - b यानी कि k बराबर 6900 हो गया। तो आप k बराबर सॉल्व करोगे तो 30 आ जाएगा। तो किसी मेथड से करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन का एक और क्वेश्चन देख लो, कहा गया द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है समलंब चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर, दो भुजाएं असमांतर या समांतर कुछ भी हो सकती हैं। बेसिकली जब समलंब की बात की जाएगी तो आप मान के चलिएगा असमांतर ही है, वैसे हो सकती है समांतर भी। ये आपका समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, ट्रेपेजियम। कहा गया इसकी जो समांतर भुजाएं वो 21 और 9 है, यानी अगर दिस वन इज 21 तो दिस वन इज 9। कहा गया यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यानी ये ऊंचाई दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर, तो समलंब का क्षेत्रफल निकालें। आपको मैंने एक फार्मूला बताया है, बचपन से ही बताता आ रहा हूँ आपको, मतलब आपके बचपन से SSC में जब से आप मुझसे जुड़े हैं तब से मैं बता रहा हूँ कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 21, 9, 30 इंटू उनके बीच की हाइट, उसकी हाइट क्या है या उनके बीच की दूरी, यानी 10। तो 30 × 10 300 में 2 से भाग करेंगे तो 150, तो आपकी एरिया कितनी हो जाएगी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, कहा इफ P is to Q is equal to R is to S is to equal to T is to U is equal to 2 is to 3, then what is the value of MP plus NR plus OT अनुपात MQ plus NS plus OU आपसे पूछा गया। ध्यान से देखिएगा, अब आपको M, N और O तीनों चीज़ें नहीं पता है, बाकी सबकी वैल्यू आप मान सकते हो। देखो आपको अगर दिया गया कि P, देखो ऐसे लिखो P/Q बराबर R/S बराबर T/U, ऐसे लिख लो, और ये बराबर दिया गया 2/3। अब आप अंश के सबके अंश को मान लो 2 और सबके हर को मान लो 3 और वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करोगे तो MP यानी कि 2M प्लस NR यानी कि 2 कितना 2R प्लस OT हाँ तो 2T हो गया, 2O हो गया, ठीक है। आप 5 ऐसे सबके हर को 3 मानोगे तो MQ यानी कि 3M प्लस 3R प्लस 3O। अब देखो सब में आप देखो 2 कॉमन आ रहा है ऊपर और 3 कॉमन आ रहा है नीचे, तो 2 कॉमन हो गया ऊपर, 3 कॉमन हो गया नीचे, ऊपर बच रहा है M प्लस R प्लस O, नीचे क्या बचेगा सेम M प्लस R प्लस O, काट दो M प्लस R प्लस O, ये कट गया, यानी आपका आंसर हो गया 2/3 या 2:3। समझ आ गया। अब अगर यहाँ अनुपात में पूछा गया था तो अनुपात, यानी बेसिकली जो आपको ऐसा दिया जाएगा तो जो अनुपात दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म। अच्छा SSC का सबसे चहेता प्रश्न है फोर्थ प्रोपोर्शनल, पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ इतना। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 0.12, 0.1 एंड 8 इज। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है इसका मतलब समझो, अगर A, B और C और D ये 4 प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब होता है कि B/A यानी दूसरा बटे पहला बराबर चौथा बटे तीसरा D/C, या हम कहें A/B बराबर C/D। तो उसी प्रकार रख लो, यानी 0.12 अपान 0.21 बराबर 8/x, यही हो जाएगा। अनुपात बराबर कर लो, या यहाँ पे ले लो चौथा प्रोपोर्शन x और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल कर लो, तो ऐसे भी कर सकते हो। अब काटोगे तो यहाँ से ये कट गया, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 4 से 1 कटा 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना हो गया 7 × 2 यानी कि 14, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया 14। तो अगर A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन तो आप कह सकते हैं A/B बराबर C/D, यही आपका होता है, ठीक है। तो 14 आपका आंसर आ गया। समझ आ गया। एज से रिलेटेड प्रश्न नहीं करवाता रहा था, आप लोग गुस्से में थे, देखो वो भी देख लो। आज इतना एज का प्रश्न करवा दूंगा आप तंग हो जाओगे। क्या कहते हैं प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 3 years मोर देन 3 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन, यानी एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। क्या कहते 3 years हेंस यानी 3 वर्ष बाद फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, यानी आज के 3 साल बाद जो पिता की आयु होगी वो 10 साल बाद बेटे की आयु की, मतलब 10 साल बाद जो बेटे की आयु होगी, मतलब जो ये समझिए कि आज के 3 साल बाद जो बाप की आयु होगी वो 3 साल बाद बेटे की आयु के, जो बेटे की आयु रहेगी 3 साल बाद उसके दुगने से 10 वर्ष ज़्यादा होगी। कहा गया कि जो फादर की आयु है वो 3 गुना है 3 years मोर
देन 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन, यानी फादर की जो आयु है वो 3 साल ज़्यादा है उसके सन की आयु के 3 गुने के बराबर, यानी फादर की आयु उसके सन की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। दूसरे केस में दिया गया कि फादर की आयु 3 वर्ष बाद, यानी फादर अगर एफ का है तो 3 साल बाद F+3 का हो जाएगा, वो अपने सन की आयु के 2 गुने से 10 साल अधिक। सन अगर S का है तो 3 साल बाद S+3 हो जाएगा और इसका 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स ऑफ S+3 और इससे 10 साल ज़्यादा यानी कि ये +10, ये हो जाएगी फादर की। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, घटा लीजिए। आपसे पूछा गया पिता की वर्तमान आयु, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3 = क्योंकि एफ कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 प्लस 2s माइनस 3s यानी कि यहाँ पे बचेगा 6 और प्लस 2s माइनस 3s यानी कि -s, यानी कि सन बराबर हो जाएगा 7 6 13 में से 3 बच जाएगा 10। आपने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा लिया तो आपका आया 3 = 7 + 6 - s, यानी सन की आयु आ गई 10। अब सन की आयु यहाँ पे रख दो, यानी फादर की आयु हो जाएगी 3 + 3 टाइम्स ऑफ सन, यानी 3 × 10 30, यानी 3 + 30 33। तो आपके मतलब पिताजी की आयु कितनी थी, क्वेश्चन वाले पिताजी की 33 वर्ष। समझ आ गया। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन अंग्रेजी में पढ़िएगा, कहा गया कि जो वर्तमान आयु है वो उसके 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा है और 3 साल बाद जो बाप की आयु होगी वो बेटे के 3 साल बाद की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा होगी। इसी को सॉल्व करना था, ठीक है। ग्रांड मदर वाला क्वेश्चन देखिए, एज का ही है। कहा गया माई ग्रांड मॉम वाज 9 टाइम्स ओल्डर देन मी 16 ईयर्स एगो, यानी कि जो ग्रांड मॉम है मेरी दादी हैं वो 9 गुनी थी मेरी आयु का 16 वर्ष पहले। यानी अगर ग्रांड मॉम को अभी हम जी माने और मैं खुद को आई मानूँ तो 16 साल पहले मैं I-16 का था और मेरी ग्रांड मॉम कितने की थी, G-16 की, और ये उस समय मेरी आयु का 9 गुना थी। अब कहा गया कि ही वुड बी 3 टाइम्स ऑफ माई एज 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से 8 साल बाद यानी G+8 का होने के बाद वो मेरी आयु का 3 गुना हो जाएंगी, यानी 3 गुना हो जाएंगी मेरी आयु का 8 साल के बाद वाली आयु का। तो कहा गया 8 ईयर्स एगो, यानी कि ग्रांड मदर की आयु का 8 कम कर दो, 8 ईयर्स एगो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ माई एज टू दैट ऑफ माई ग्रांड मदर, यानी कि 8 साल पहले मेरी और मेरी दादी की आयु का अनुपात क्या था, यानी I-8 और G-8 का अनुपात निकालना। अब आप घटा लो, घटाओगे तो 8 में से 16 यानी कि 24 हो जाएगा = आपको क्या काम करना है, बस G को कैंसिल, किसी एक को कैंसिल करके दूसरे की वैल्यू निकाल। 3i + 3i - 9i यानी -6i और प्लस 24, ये देखिए +24 + 144 यानी कि 168, यानी कि आपका 6i = हो गया 144, यानी i = हो गया आपका 24, i = 24। आप देख लीजिएगा एक बार 24 और ये आपका बच रहा है, ठीक है, 9 दूनी 18 और 3 21, 21 8 168, हाँ ठीक है, एकदम सही कर रहे हैं। यानी कि हमारा 6i = हो गया 144, तो i = 24। अब i = 24 यहाँ पे पुट कर दोगे तो आ जाएगा G-16 = 9 टाइम्स ऑफ 24 - 16 यानी 8, यानी 9 8 72 और 16 जोड़ दो, यानी ग्रांड मदर कितने की हैं, 88 की हैं। अब आपसे क्या पूछा गया, 8 साल पहले मैं कितने का था, अगर मैं 24 का हूँ तो 8 साल पहले कितने का था, 16 का था, और मेरी ग्रांड मॉम अगर 88 की तो 8 साल पहले कितने थी, अगर मेरी ग्रांड मॉम अभी 88 की है तो 8 साल पहले कितने की थी, 80 की। 16 और 80 का अनुपात 16 × 9 16, 16 × 5 80, यानी अनुपात आ गया 1:5। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। ट्रिगो का क्वेश्चन देखो, कहा गया इफ 1/cos θ - 1/cot θ = p देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos θ। cos θ की वैल्यू निकालिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन रहा है। कहा गया 1/cos θ, वैल्यू पुट करके कर सकते हैं लेकिन हम वैल्यू पुट करके नहीं करेंगे। हम क्या काम करते हैं, या वैल्यू पुट करके करना चाहो तो कर सकते हो। आप θ = 45 पुट कर दो, θ = 45 पुट कर दो, पुट करो तो θ = 45 पुट करोगे तो यहाँ पे 1/cos 45 यानी √2 माइनस 1/cot θ यानी कि 1 = 1/p, यानी कि 1/p = √2 - 1। तो हम कह सकते हैं p बराबर हो जाएगा √2 + 1, p बराबर √2 + 1। अब आपको cos θ निकालना है। cos θ cos 45 यानी cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। अब देखो कौन से ऑप्शन की वैल्यू 1/√2 आ रही है, तो p + 1/p - 1 अगर करोगे तो p + 1/p - 1 करोगे तो p + 1 इतना है और p - 1 कितना हो जाएगा, सॉरी, अगर p + 1 और p - 1 करोगे तो √2 + 1 यानी कि √2 + 1 + 1 यानी √2 + 2 डिवाइडेड बाई √2 + 1 - 1 यानी √2। तो ये 1/√2 आ रहा है, नहीं, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, p² + 1 यानी कि p² करोगे तो ये आ जाएगा 3 + 2 √2 p² हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ दोगे और डिवाइड करना है 2 टाइम्स ऑफ p से, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ √2 + 1 से, यानी कि ये हो गया 3 1 4 + 2 √2, तो 2 कॉमन ले लो
या 2√2 + 4 में 2√2 कॉमन ले लो तो √2 + 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ √2 + 1। अब आप देखो √2 + 1 √2 + 1 कट गया, 2 कट गया, यानी √2 तो आ रहा है लेकिन ऊपर आ रहा है, यानी कि जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा ये अगर पलट दें तो हमारा आंसर 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे √2 आ रहा है और इसका 1/, में होना चाहिए, यानी 1/, में अगर इसको कर दें यानी 2p को ऊपर ले आए, p² + 1 को नीचे ले आए तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो गया 2p/p² + 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं। देखो आपको दिया गया 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा, तो 1/cos थीटा को 1/cos थीटा लिखा रहने दो, इस माइनस 1/cot थीटा क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा/cos थीटा, हर बराबर तो 1 में कर लो, बराबर 1/p। ठीक है, यानी कि 1 - sin थीटा/cos थीटा = 1/p, स्क्वायर कर दो, यानी ये हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा, मतलब सॉरी 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर अपान cos स्क्वायर थीटा = 1/p²। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, ये हो गया 1 - sin थीटा अपान 1 - sin थीटा × 1 + sin थीटा। अरे 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखोगे उसको ब्रेकेट में तोड़ लो, यानी 1 - sin थीटा × 1 + sin थीटा, ये स्क्वायर ऊपर बन ही रहा है, ये बराबर आया 1/p²। यहाँ से पावर से ये कट गया, यानी 1 - sin थीटा अपान 1 + sin थीटा इतना आया। तो अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ऐसे करके लगाओ 1 + sin थीटा अपान 1 - sin थीटा पहले कर लो, = कितना हो गया p²/1। आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लो, यानी कि एक बार अंश में हर को जोड़ो एक बार घटाओ, तो पहले घटा लेते हैं, यानी 2 sin थीटा, फिर जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको भी p² - 1/p² + 1, यानी आपके sin थीटा की वैल्यू हो गई p² - 1/p² + 1, यानी कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो अगर ये p² - 1 है तो ये p² + 1 है, अब अगर ये p² + 1 है, ये p² - 1 है तो ये 2p हो जाएगा। आपसे पूछेगा cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, आधार 2p अपान कर्ट p² + 1, आपका आंसर आ गया 2p/p² + 1। अगले प्रश्न पे आते, देखो ये प्रश्न भी बहुत सिंपल है। अब इसको मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, उससे कर लीजिएगा आप खुद, और मैं वैल्यू पुटिंग से करवा दे रहा हूँ। आपको cosec पावर 6 थीटा माइनस cot पावर 6 थीटा माइनस 3 cosec स्क्वायर थीटा × cot स्क्वायर थीटा दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए एक होता है, तो कहीं भी गुणा भाग करो बात बराबर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए cosec स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस cot स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस 3 cosec स्क्वायर ए × cot स्क्वायर ए × cosec स्क्वायर ए माइनस cot, यानी a³ - b³ माइनस 3ab × a - b, क्या होता है a - b का होल क्यूब, यानी ये हो जाएगा cosec ए माइनस cot ए का cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए का होल क्यूब, ये तो बनेगा, क्योंकि देखो ये जो ये किसका क्यूब है, cosec स्क्वायर ए का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, cot स्क्वायर ए का क्यूब है, तो यहाँ पे देखिए a³ - b³ माइनस 3ab × a - b, यही तो बन रहा है, यानी a - b का होल क्यूब। अब a - b, a है cosec स्क्वायर है, b है cot स्क्वायर है, तो cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है 1 का क्यूब 1, यानी 1 का क्यूब बराबर हो गया 1, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। समझ आ गया, अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप थीटा बराबर 45 रख के एक बार खुद सॉल्व करिएगा, थीटा बराबर 45 रखिए, देखिए आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। अलजेब्रा का बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू सिंप्लीफिकेशन करना है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़े से रूल्स बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे x पावर a लिखा है और इसको x पावर b से डिवाइड किया जाता है, तो आपको पता है अगर आधार समान हो तो भाग में घाते घट जाती है, यानी x पावर a माइनस b ये हो जाएगा। अच्छा अगर x पावर a इंटू x पावर b लिखा है तो अगर आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, यानी ये हो जाएगा x पावर a प्लस b। इतना सा समझना, यानी भाग कर रहे हैं तो घाते घटेंगी, आधार समान होगा, और अगर गुणा कर रहे हैं तो घाते जुड़ेंगे। अब देखिए ऐसे यहाँ पे देखिए 1/, अगर घाते घट रही हैं यानी कि डिवाइड हुआ होगा किसमें, x पावर p में x पावर q से, और ये +1 दिया गया है, +1/, x पावर q अपान x पावर p +1, हर बराबर कर लो, तो यहाँ पे हर बराबर करोगे तो ये हो जाएगा 1/, x पावर p प्लस x पावर q अपान x पावर q और +1/, x पावर q प्लस x पावर p अपान x पावर p, इधर x पावर p ऊपर इधर x पावर q ऊपर, यानी कि यहाँ गया x पावर q ऊपर, यहाँ पे x पावर p ऊपर, और हर बराबर है दोनों का, देखिए x पावर p प्लस x पावर q और इधर x पावर q प्लस x पावर p, यानी यही बच रहा है x पावर p प्लस x पावर q प्लस x पावर q। अब अंश हर बराबर है, काट दीजिए, वैल्यू हो गई 1। तो इसको करने की मास्टर्स बहुत ट्रिक बताएंगे कि सर आप एक काम करो p बराबर q पुट कर लो। अब अगर p बराबर q, देखो सबसे मास्टर्स जो ट्रिक बताते हैं वो अलग। अब देखो मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ, आप p बराबर q रख दो,
p बराबर q। आपको पता हो किसी संख्या के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे x पावर 0 यानी 1, यानी कि 1/1 + 1 2 + 1 अपान, यहाँ पे x पावर 0 1 1 + 1 2 1/2 + 1/2। इससे आसान कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी ने कल कमेंट किया कि सर आप कितना बेसिक से करवाते हो। भाई बेसिक से ही करवाने के लिए तो चैनल खोला है, तो बेसिक से ही करवाऊंगा ना। और अगर आपको ट्रिक पढ़ना ही है तो मेंस देखो, मेंस में ट्रिक आपको दिखेंगी कि कैसी कैसी ट्रिक मैं करवाता हूँ। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको दिया गया x = यहाँ पे x पावर नहीं है, x बराबर दिया गया 2 + √3/2 - √3, तो x + 1/x की वैल्यू देखो। अगर x बराबर इतना है तो 1/x कितना हो जाएगा, 1/x कितना हो जाएगा 2 - √3/2 + √3। अब दोनों को जोड़ दो, यानी x + 1/x करोगे तो कितना आ जाएगा 2 + √3/2 - √3 प्लस 2 - √3/2 + √3। अब गुणा कर लो, 2 + √3 का स्क्वायर बनेगा, इधर क्या बनेगा 2 - √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a + b × a - b, यानी a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3 4 - 3 1। अब आपका ऊपर क्या बच रहा है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 7 का दूना 14। आपका आंसर 14 कहाँ पे है, यहाँ पे। समझ आ गया? तो ऐसे करेंगे, समझ आ गया ना। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि अगर x बराबर 2 + √3 हो तो आपका √2x + 1/√2x की वैल्यू क्या होगी। देखो आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा। क्या करना है आपको x बराबर समथिंग दिया गया, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे हर बराबर कर लो, तो √x × √2x × √2x कितना हो जाएगा 2x + 1/√2x, यही बचेगा। अब 2x की वैल्यू रख दो, ऐसे करके सॉल्व करो तो एक बार इस मेथड से करवा दे रहा हूँ, यानी 2 टाइम्स ऑफ 2 + √3 और +1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 2 × 2 + √3 यानी 4 + √3 2√3। अब देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे रखे रहो। अब देखो 4 + 2 √3 को क्या लिख सकते हैं 3, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 को √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3 × 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसका रूट निकल के आ जाएगा √3 + 1, यानी ऊपर बच रहा है √3 और नीचे बच रहा है √3 + 1। समझ आ गया ना। 4 को लिख ले रहे हैं 3 + 1 और प्लस 2 √3 को ले रहे हैं 2 × √3 × 1। अब ये बन रहा है √3 + 1 का स्क्वायर जो कि रूट से बाहर आ जाएगा, और ऊपर बच रहा है 2 दूनी 4 1 5 प्लस 2 √3, यही बच रहा है। ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रेशनलाइजेशन कर लेंगे, यानी √3 - 1 से गुणा कर दो आंसर में। तो √3 - 1 से अगर अंश में गुणा कर रहे हो तो हर में भी गुणा करोगे। अब गुणा करके आप आंसर लिखो, तो आप गुणा करोगे तो 5 × √3, तो 5 √3 - 2 √3, यानी आपका बचेगा 3 √3 और प्लस 2 √3 × √3 यानी 6 और प्लस 5 × -1 यानी कि -1, यानी कि सॉरी 6 - 5। यहाँ पे देखिए 2 √3 × √3 6 हो गया और प्लस 5 - 5 × -1 यानी -5, तो 6 - 5 1 बच रहा है, और अपान a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और -b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1, 3 में से एक जाएगा 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 3 √3 + 1/2। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। इस तरह का प्रश्न एसएससी का बहुत चहेता प्रश्न है। जैसे ससुराल में दामाद जाते हैं तो जो इज्जत होती है वही इज्जत एसएससी इसको दे रहा है। कहा गया इफ x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर प्लस z - 15 का स्क्वायर = 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y + z - 5। देखो अगर मैं आपको कई बार बताता आया हूँ कि अगर 3 प्राकृतिक संख्याओं या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 0 है तो आपको वो संख्याएं अलग अलग 0 के बराबर लेनी पड़ेंगी, यानी वो संख्याएं अलग अलग 0 के बराबर होंगी अगर x y z रियल नंबर्स। यानी कि अगर अलग अलग 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से x = 2 मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा। यानी कि अगर पहले से x = 2 मिल गया तो यहाँ से y = -3 मिलेगा और यहाँ से z = 15 मिल जाएगा, z = 15 मिल जाएगा। अब सबकी वैल्यू रख दो, यानी x = 2 प्लस y यानी कि -3 प्लस z यानी कि +15 -5, तो ये हो गया 2 15 17, 17 में से 8 जाएगा 9। आपका आंसर 9। कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन। आई होप आपको 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन